हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास मंत्र 36 पर। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। पिछली कक्षा में हमने कोशिका की कार्य एवं संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कोशिका विभाजन से पहले हम यहाँ पे कोशिका चक्र देख लेते हैं पहले। कोशिका चक्र और उसका नियंत्रण, ठीक है। कोशिका चक्र से हम यहाँ पे देखेंगे कोशिका चक्र एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो कि कोशिका विभाजन को नियंत्रित करती है और इसमें कई चरण होते हैं। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो सेल साइकिल है, कोशिका चक्र है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो है इंटरफेस अवस्था होता है, इंटरफेस अवस्था, ठीक है, इंटरफेस। और ये एम फेस, इसे कहते हैं एम फेस, जिसे माइटोसिस फेस कहते हैं, ठीक है। एम फेस जिसे माइटोसिस फेस कहते हैं। इंटरफेस में 95% जो कोशिका विभाजन की अवधि है वो इसमें पूर्ण होती है। 95% समय इसमें लगता है इंटरफेस में। इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी होती है, ठीक है। कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता है। इसमें हम देखेंगे पहले जीवन फेस। जीवन फेस में क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है और कोशिका की वृद्धि होती है। कोशिका की वृद्धि होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, संश्लेषण और ऑर्गेनेल का निर्माण होता है, ठीक है। चयापचयी गतिविधियां जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सब का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम एस फेस या फिर सिंथेसिस फेस कहते हैं इसी को, सिंथेसिस फेस, सिंथेसिस फेस। इसमें क्या होता है? डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। एक डीएनए से इसमें डीएनए की मात्रा दुगुनी होती है। एक डीएनए से कई सारे डीएनए इसमें बनते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है, क्रोमोसोम की संख्या जो है उतनी ही रहती है, लेकिन डीएनए की संख्या जो है वो डबल हो जाती है। आगे हम देखेंगे G2 फेस। इसमें क्या होती है? विभाजन की तैयारी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस और ऊर्जा का संचय होता है। प्रोटीन एवं आरएनए का भी निर्माण इसी में होता है। विभाजन की ओर, इस अवस्था के बाद कोशिका जो है विभाजन की ओर आगे बढ़ता है और यहाँ एम फेज में कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। एम फेज में कोशिका के विभाजन की शुरुआत होती है। इस अवस्था में एम फेज में जो है कोशिका विभाजन के दौरान जो गुणसूत्र की संख्या है माता पिता तथा संतान कोशिका में समान रहती है, इसीलिए इसे समजात विभाजन भी कहते हैं, ठीक है। इसे समजात विभाजन भी कहते हैं। ये जो है द्विगुणित कायिक कोशिकाओं जैसे वेजिटेटिव सेल्स में होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम वैज्ञानिक नगेली द्वारा प्रस्तावित किया गया, ठीक है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम वैज्ञानिक नगेली द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसका नामकरण किया फ्लेमिंग ने। इसका नामकरण किन्होंने किया? फ्लेमिंग ने 1882 में इसकी व्याख्या की और इसका विस्तृत अध्ययन किया बेलार ने 1920 में। विस्तृत अध्ययन किन्होंने किया? बेलार ने 1920 में। अन्य नाम इसे सेल प्रोडक्शन भी कहते हैं, सेल प्रोडक्शन भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसे सेल प्रोडक्शन भी कहते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ ने देखा था। रुडोल्फ विर्चाउ ने देखा था। रुडोल्फ विर्चाउ ने सर्वप्रथम 1855 में कोशिका विभाजन को देखा था, ठीक है। इन्होंने एक लैटिन भाषा में एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस
सेलुला, ई सेलुला, जिसका तात्पर्य क्या होता है? नई कोशिका जो है पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। जो नई कोशिका होती है वो पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से बनी होती है। जो डॉटर सेल है वो मदर सेल से या फिर पहले से निर्मित कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे विभाजन की इसके मुख्य चरण क्या क्या है। पहला है केंद्रक विभाजन, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। इसमें क्या है? केंद्रक में पहले विभाजन होता है। जो कोशिका है उसके केंद्रक में पहले विभाजन होती है। ये केंद्रक है, इसमें पहले विभाजन शुरुआत होगा और ये जो केंद्रक है ये दो भागों में विभाजित होंगे। ठीक है, आगे का अवस्था है कोशिका द्रव्य विभाजन या फिर इसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य का इसमें विभाजन होता है। ये जो कोशिका द्रव्य है ये दो भागों में विभाजित होगा और उसके बाद एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होगा। यहाँ पे हम एक देख लेते हैं, संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या माता पिता के समान रहने के कारण इसे समजात विभाजन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? समजात विभाजन कहते हैं। आगे हम देखते हैं एमाइटोसिस सेल डिवीजन या फिर इसको कहते हैं असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस सेल डिवीजन। ये जो विभाजन है ये जो है जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जाता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव जो है अविकसित कोशिका होते हैं। इसमें जो है असूत्री विभाजन पाया जाता है। इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। जो है प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। चूंकि इसमें किसी भी प्रकार के सेल ऑर्गन्स और सेल मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, तो ये जो है इसका न्यूक्लियस जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है और ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे असूत्री विभाजन कहते हैं। ये जो है सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में इसे देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम समसूत्री विभाजन की ओर। कोशिका विभाजन को तीन भागों में बांटा गया है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। हमने अभी असूत्री विभाजन देखा, अब हम समसूत्री विभाजन को पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन एक जो है जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, ये जो है एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें एक कोशिका बढ़कर दो ऐसी संतति कोशिकाएं बनाती है जिनमें गुणसूत्र की संख्या अपनी मातृ कोशिका के बिल्कुल समान होता है। जैसे कि एक गुणसूत्र मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं या फिर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब ये विभाजित होती है समसूत्री विभाजन में, तो इनमें जो है मदर सेल के समान ही इसमें भी गुणसूत्र की संख्या होती है। विभाजन के बाद जो है गुणसूत्र की संख्या अपने मातृ कोशिका के बराबर होती है। ठीक है, विभाजन के बाद जो है अपनी मातृ कोशिका के बराबर होती है। आगे हम देखेंगे समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं। समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं। समसूत्री विभाजन जो है दो अवस्था में पूरा होता है। समसूत्री विभाजन हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दो अवस्था में पूरा होता है। पहला इंटरफेस, पहला जो है इंटरफेस और दूसरा जो है माइटोसिस फेस। पहला होता है इंटरफेस और दूसरा माइटोसिस फेस। इंटरफेस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ विभाजन की तैयारी होती है, विभाजन नहीं होता इसमें। इंटरफेस में विभाजन नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विभाजन की तैयारी होती है। और ये जो है सबसे बड़ी अवस्था है। ये क्या है? सबसे बड़ी अवस्था है।
ठीक है। सबसे बड़ी अवस्था इसमें जो है 95% समय इसी में लगता है, इंटरफेस में ही हमारा 95% समय लगता है। जैसे हमको कहीं बाहर जाना रहता है घूमने, तो हमारा जो जाके आने में जितना टाइम नहीं लगता, उससे ज़्यादा हमको पैकिंग करने में टाइम लगता है। अगर हम कहीं 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हमारा 10 दिन पहले ही हम उसकी तैयारी चालू कर देते हैं, ठीक है? वैसे ही जब विभाजन होता है, तो विभाजन की तैयारी में हमारा 95% जो है कोशिका में जो है 95% समय लग जाता है। बाकी के 5% जो है माइटोसिस फेज़ में होता है। माइटोसिस फेज़ में भी 2 प्रकार से विभाजन होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो जैसे हमने पहले देखा अभी, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है? कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या है, केंद्रक में विभाजन होता है। इसमें क्या है, केंद्रक में विभाजन होता है। ये जो है 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और जो है टीलोफेज, ठीक है? एनाफेज और टीलोफेज। सेकेंड हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है? साइटोकाइनेसिस इसमें क्या होता है, जो सेल है उसके कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में तो केंद्रक में विभाजन होता है, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस है उसमें ये जो कोशिका है जिसमें न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ चुका है कैरियोकाइनेसिस में, अब जो है साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य में विभाजन होगा और ये 2 नए कोशिका का निर्माण करेगा, ठीक है? ये 2 नए कोशिका का निर्माण करेगा और इसमें जो है क्रोमोसोम जो है मदर सेल के बराबर होंगे। क्रोमोसोम जो है मदर सेल के बराबर होंगे। आगे हम देखते हैं समसूत्र विभाजन की अवस्थाओं को हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें हम पहला देखते हैं प्रोफेज। पहला हम देखते हैं इसमें प्रोफेज। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र का पहले संघनन होता है, गुणसूत्र का संकलन होता है। केंद्रिका और जो केंद्रक है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो गायब होने लगती है। कोशिका की जो है मेम्ब्रेन गायब होने लगती है। ये जो है शुरुआत की अवस्था होती है। इंटरफेज में क्या होता है, सिर्फ तैयारी होती है, उसके बाद ये सबसे पहली अवस्था होती है। इसमें कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है। इसमें जो है क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं और ये केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली गायब होने लगते हैं। और जो ये सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम या फिर इसको हम क्रोमोसोम बोल सकते हैं, ये जो है अपने विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अपने क्या है, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे मेटाफेज। सेकंड हम देखेंगे मेटाफेज। इसमें क्या होता है, सभी गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन में आ जाते हैं, जो यहाँ पे है सॉरी। सभी गुणसूत्र जो है कोशिका के बिल्कुल मध्य में एक लाइन में आ जाते हैं और तर्कु तंतुओं से जुड़ जाते हैं, ठीक है? तर्कु तंतुओं से जुड़ जाते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर है इससे जुड़ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं, ठीक है? आगे हम देखेंगे तीसरा एनाफेज। गुणसूत्र के जो है बीच में से टूटकर क्रोमेटिड्स में बढ़ जाते हैं। गुणसूत्र जो है बीच में से टूटकर क्रोमेटिड्स में बढ़ जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं, ठीक है? विपरीत ध्रुवों की खींचने लगते हैं और जो है एनाफेज में इसका आकार क्या हो जाता है, वी शेप का हो जाता है, वी शेप का हो जाता है, ठीक है? इसका आकार वी शेप का हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे इसका आकार क्या है, वी शेप की ओर हो जाता है। और जो है ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड्स है, ये जो है बीच से अपने अपने ध्रुवों की ओर ये स्पिंडल फाइबर से की ओर ये खींचने लगते हैं और अपने अपने ध्रुवों की ओर ये इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है?
अपने अपने ध्रुवों के इकट्ठा होने लगते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपना फोर्थ स्टेज, अंत्यावस्था या फिर इसे बोलते हैं टीलोफेज। ठीक है, अंत्यावस्था या टीलोफेज। गुणसूत्र जो है वापस पतले धागों में बदल जाते हैं। गुणसूत्र जो है, जो पहले ही पतले धागे में थे, वो फिर से ये पतले धागों में बदल जाते हैं। ये जो है पतले धागे में बदल जाते हैं। दोनों ध्रुवों पर नई केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका बन जाती है। सॉरी, नई केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रिका बन जाती है। इसके बाद हम देखेंगे आगे साइटोकाइनेसिस। ये माइटोसिस अवस्था की ये दूसरी अवस्था है, साइटोकाइनेसिस। पहला क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है। जो केंद्रक होता है वो दो भागों में विभाजित होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, जो जिसमें जो है कोशिका द्रव्य ये जो है दो भागों में बीच से बंटना चालू हो जाता है और ये अलग अलग कोशिकाएं बन जाती है। ये जो है अलग अलग कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के महत्व क्या क्या होते हैं। समसूत्री विभाजन जो है ये बहुकोशीय या फिर मल्टीसेलुलर जीवों में वृद्धि समसूत्री कोशिका विभाजन से ही होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन जो है दैहिक कोशिकाओं में होती है। दैहिक कोशिकाओं में होती है। जब हमें किसी शरीर के किसी अंग पे चोट लग जाता है तो ये जो समसूत्री विभाजन के कारण ही वो जो है घाव भरने में ये मदद करता है। ठीक है, या फिर कोशिका की मरम्मत इसी के द्वारा होती है। कोशिका की जो है मरम्मत समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। क्षतिग्रस्त अंगों को ये कोशिका विभाजन द्वारा ठीक करने में ये मदद करता है। आगे हम देखेंगे, हमने असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन अभी पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, सर्वप्रथम वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने की। नामकरण इसका मियोसिस नाम फार्मर एवं मुरे ने दिया। ठीक है, मियोसिस नाम जो है फार्मर एवं मुरे ने दिया। फार्मर और मुरे ने इसे मियोसिस नाम दिया। कब? 1905 में। और ये जो है इस प्रकार की कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। केवल जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता था? समसूत्री विभाजन है होता है जो हमारे पूरे शरीर के अंग में दैहिक कोशिकाएं, जिसके बोलते हैं दैहिक कोशिकाओं या फिर कायिक कोशिकाएं में होती है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जैसे स्पर्म या फिर ओवम के निर्माण के समय। ठीक है, सॉरी। अर्धसूत्री विभाजन के चरण होते हैं। पहला हेटेरोटाइपिक डिवीजन होता है और दूसरा होमोटाइपिक डिवीजन होता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। और जो मियोसिस 1 है वो जनन कोशिकाओं में होता है। देखते हैं आगे हम। अर्धसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में हमने देखा था पहले कि जो 46 गुणसूत्र होता है मदर सेल में, तो डॉटर सेल में भी 46 गुणसूत्र ही जो मदर सेल के समान ही गुणसूत्र डॉटर सेल में आते हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन में ये हाफ हो जाते हैं। ये जो है हाफ हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है फिर से विभाजन प्रारंभ करते हैं और अपने ही समान गुणसूत्र वाले नए जीव बनाते हैं। इससे जो है एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसकी अवस्थाओं को हम देखते हैं। इनकी अवस्थाएं हैं अर्धसूत्री विभाजन की में हम मियोसिस 1 देखते हैं पहले। इसमें भी 4 अवस्था होती है, प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर टीलोफेज 1
फिर एनाफेज 1, ठीक है। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अब प्रोफेज में भी कई प्रकार के उपचरण होते हैं। प्रोफेज में विभिन्न उपचरण, 5 उपचरण इसमें पाए जाते हैं। प्रोफेज अवस्था एक लंबी और जटिल अवस्था है। प्रोफेज अवस्था क्या है? एक लंबी एवं जटिल अवस्था है। इसे जो है 5 विभिन्न उपकरणों में बांटा गया है, ठीक है। पहला हम देखते हैं इसमें लेप्टोटीन। पहला हम देखेंगे यहाँ पे लेप्टोटीन। गुणसूत्र इसमें क्या होते हैं? लंबे और पतले होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र इसमें लंबे और पतले होते हैं और अव्यवस्थित रूप में फैले हुए रहते हैं, ठीक है। अव्यवस्थित रूप में फैले होते हैं। गुणसूत्र की संख्या जो है इसमें द्विगुणित होती है। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है, इसे क्रोमोनीमेटा कहते हैं। जो पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम हैं वो दोनों के गुणसूत्र इसमें आके फैले होते हैं, ठीक है। बी देखेंगे जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है? समजात गुणसूत्र जो है, समजात गुणसूत्र जो है जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे कि ये जो है आपका मदर सेल का गुणसूत्र है और ये जो है फादर सेल का गुणसूत्र है। ये जो है जोड़े में व्यवस्थित होने लगेंगे, ये जो है जोड़े में व्यवस्थित होने लगेंगे, ठीक है। और जो है सेंट्रियोल अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। यहाँ जो सेंट्रियोल है वो अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हमने देखा लेप्टोटीन जो है पतले धागों के समान, ये जो है ब्लू है ये फीमेल क्रोमोसोम, ये रेड जो है वो मेल क्रोमोसोम, दोनों जो है अव्यवस्थित रूप में बिखरे हुए होते हैं। जाइगोटिन स्टेज में जो है समजात जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर बना लेता है, ठीक है। जो समजात क्रोमोसोम है वो पेयर बना लेता है और जो है सेंट्रियोल जो है विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। थर्ड हम देखेंगे पैकिटिन। पैकिटिन स्टेज, गुणसूत्र जो है सिकुड़ कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? सिकुड़ कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक जोड़े का गुणसूत्र लंबाई में विभाजित होकर 4 क्रोमेटिड्स बनाता है। यहाँ पे हम देखेंगे पतले जो है प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में विभाजित होकर जो है 4 क्रोमेटिड्स बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो मातृ और पितृ क्रोमेटिड्स, जो मदर और फादर क्रोमेटिड्स एक या ज्यादा स्थानों पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और टूटकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? जब दो सेल जो है दोनों के क्रोमेटिड्स एक या ज्यादा स्थानों पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और टूटकर जुड़ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? पैकिटिन स्टेज या फिर क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। पैकिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। डी हम देखेंगे डिप्लोटिन। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? अलग होने लगते हैं, ठीक है। परंतु एक्स के रूप में कुछ स्थानों पर उलझे रहते हैं। जो ये है एक्स के रूप में कुछ स्थानों पर उलझे हुए रहते हैं, ठीक है। एक्स के स्थानों पर कहीं उलझे हुए रहते हैं। इन स्थानों को किएज्मेटा कहते हैं। इन स्थानों को क्या कहते हैं? किएज्मेटा कहते हैं। आगे हम देखेंगे डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, गुणसूत्र अधिक छोटे और मोटे हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे गुणसूत्र जो है छोटे और मोटे हो जाते हैं और जो है केंद्रक कला और केंद्रिका जो है न्यूक्लियस जो है और ये लुप्त होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है और सेंट्रियोल और जो है अपने अपने ध्रुवों की ओर ये आने लगते हैं। आगे हम देखेंगे मेटाफेज 2। इसी में प्रोफेज 1 हमने देख लिया, अब मेटाफेज 1 देखेंगे, ठीक है। प्रत्येक जो बायोवेलेंट के जो सदस्य हैं वो सेंट्रोमियर द्वारा या फिर तर्कु तंतुओं के बीचों बीच जुड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में इकट्ठा हो जाते हैं तर्कु तंतुओं के द्वारा।
यहाँ पे क्या होता है, डाइकाइनेसिस में जो है तर्कु तंतु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है और जो गुणसूत्र अधिक छोटे और मोटे होने लगते हैं और जो बीच में एकत्रित होने लगते हैं। अब जो क्या है, मेटाफेज 1 में जो है बीचों बीच ये एक लाइन में, सीधी लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जो है समजात गुणसूत्र जोड़े में अलग होने लगते हैं। जो समजात गुणसूत्र है दोनों जोड़े में अलग होने लगते हैं और दोनों अपने अपने ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। दोनों क्या करते हैं, अपने अपने ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। और गुणसूत्र क्या है, एल या फिर वी शेप में होते हैं। गुणसूत्र जो है ये एल या फिर वी शेप में दिखाई देते हैं। आगे हम देखेंगे टीलोफेज। दोनों ध्रुवों पर गए क्रोमेटिड्स के चारों ओर क्या बन जाती है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। दोनों ध्रुवों की ओर गए क्रोमेटिड्स के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस की क्रिया चालू होती है, जिसमें दो संतति कोशिकाएं बनती है, जिनमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिकाओं की आधी हो जाती है। जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, मातृ कोशिका की आधी हो जाती है। 46 क्रोमोसोम से ये आधी हो जाती है, 23 और 23। ठीक है, साइटोकाइनेसिस देखेंगे, इस विभाजन में जो है दो संतति, यहाँ से ये दो संतति का सॉरी निर्माण होता है, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या जो है आधी हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या जो है आधी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मियोसिस 2 जो है ये समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। ये जो है समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। इसके 4 चरण होते हैं, 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। जैसे हमने समसूत्री विभाजन में देखा, प्रोफेज 2 में क्या होगा, क्रोमेटिन जाल जो है, क्रोमेटिन नेट जो संघनित होकर गुणसूत्र का रूप बना लेंगे। ये जो है गुणसूत्र का रूप बना लेंगे। उसके बाद मेटाफेज 2 में जो है एक लाइन में एकत्रित हो जाएंगे। गुणसूत्र मध्य आकर जो है स्पिंडल फाइबर से चिपक जाएंगे। एनाफेज 2 में जो है दोनों क्रोमेटिड्स अलग होकर ध्रुवों की ओर जाएंगे। जो दोनों क्रोमेटिड्स है वो ध्रुवों की ओर आने लगेंगे। और जो टीलोफेज 4 में है, ध्रुवों पर केंद्रक झिल्ली बन जाएंगी। ध्रुवों पर जो है केंद्रक झिल्ली बन जाएंगी और अंत में साइटोकाइनेसिस से 4 अगुणित सेल का निर्माण होगा। लेकिन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में केवल एक ही अंतर होता है, जो है मेजर डिफरेंस जो है ये है कि समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिकाओं के समान ही गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिकाओं से आधी हो जाती है। मातृ कोशिकाओं की से आधी हो जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। यहाँ पे हम देखेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री को जो है विभाजन किसमें होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है। दैहिक या फिर इसी को कायिक कोशिकाएं बोलते हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, इस विभाजन में कम समय लगता है। जो समसूत्री विभाजन है उसमें कम समय लगता है अर्धसूत्री विभाजन की अपेक्षा। इस अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, संतति कोशिका जो है जनक के जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता नहीं होती। इसमें अनुवांशिक विविधता नहीं होती है। ठीक है, अनुवांशिक विविधता नहीं होती है। लेकिन इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण इसमें अनुवांशिक विविधता होती है।
समसूत्र विभाजन में आनुवंशिक विविधता क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जो है संतति कोशिका के में जनक जैसे ही गुणसूत्र होते हैं। जो संतति कोशिका में जो है वो जनक जैसे ही गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन अर्धसूत्र विभाजन में क्या है, जो दो पेरेंट सेल से, दो अलग अलग सेल से क्रोमोसोम आते हैं, जिसके वजह से इसमें गुणसूत्र भिन्न होते हैं और इसमें आनुवंशिक विविधताएं देखने को मिलती है, ठीक है। आनुवंशिक विविधताएं देखने को मिलती है। समसूत्र विभाजन में जो है एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्र यहाँ पे हम देखेंगे एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन जो अर्धसूत्र विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं समसूत्री विभाजन में आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स का आदान प्रदान नहीं होता या फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है क्योंकि ये जनन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ये दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है या फिर आनुवंशिक पदार्थों का विनिमय होता है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। आगे हम देखते हैं कुछ प्रश्न मैंने तैयार किया है, उसे हम सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए की प्रतिकृति या संश्लेषण होता है? आपका पहला प्रश्न क्या है? कोशिका के किस चरण में डीएनए की प्रतिकृति या फिर संश्लेषण होता है? डीएनए की प्रतिकृति या फिर संश्लेषण होता है। आपका आंसर होगा इसमें कोशिका की एस फेज में। हमने यहाँ पे सेल साइकिल देखा था, सेल साइकिल जिसमें कि चार भागों में ऐसे बटा हुआ था, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, ठीक है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। G1 फेज में क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल का ग्रोथ होता है। S फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। G2 फेज में विभाजन की तैयारी होती है और M फेज में विभाजन, कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो कोशिका चक्र के एस चरण में डीएनए प्रतिकृति या फिर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में शारीरिक वृद्धि और घाव भरने के लिए कौन सी कोशिका विभाजन उत्तरदायी होती है? बहुकोशिकीय जीवों में शारीरिक वृद्धि और घाव भरने के लिए कौन सी कोशिका जो है उत्तरदायी होती है? तो जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है घाव को भरने के लिए और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि जो है समसूत्री विभाजन दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, कायिक कोशिकाएं या फिर दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि वृद्धि और पुरानी या फिर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुणसूत्रों के जोड़े बनने की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 की किस अवस्था में होता है? गुणसूत्र के बनने की प्रक्रिया, गुणसूत्र के जोड़े बनने की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज की किस अवस्था में होता है? आपका यहाँ पे आंसर होगा इसका बी, जाइगोटिन। बी, जाइगोटिन, ठीक है, बी, जाइगोटिन। जाइगोटिन अवस्था में जो है समजात गुणसूत्र एक दूसरे के निकट आकर जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं। जो जाइगोटिन स्टेज में जो है समजात गुणसूत्र जो है जोड़े में आके व्यवस्थित हो जाते हैं, जोड़े में आके जो है व्यवस्थित हो जाते हैं अपने ही समान समजात क्रोमोसोम, जिसे बाइवेलेंट भी कहते हैं। और जो है इस अवस्था में जो सेंट्रियोल जो है एक विपरीत ध्रुवों की ओर आने लगते हैं, जो सेंट्रियोल्स जो है विपरीत ध्रुवों की ओर आने लगते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे
एक पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के अंत में एक मातृ कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? एक पूर्ण जो है एक पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के अंत में एक मातृ कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? तो हम इसमें देखेंगे एक मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन में 4 द्विगुणित सेल 4 अगुणित सेल का निर्माण होता है। 4 अगुणित सेल का निर्माण होता है। ठीक है। जो माइटोसिस डिवीजन है उसमें एक कोशिका से 2 सेल का निर्माण होता है और जो मियोसिस स्टेज है उसमें एक जो है मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है और ये जो क्या होता है ये अगुणित होता है। ठीक है, अगुणित होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये अगुणित होता है। आगे देखते हैं हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका यहाँ पे आंसर होगा बी वीजमैन ने की थी। ठीक है, वीजमैन ने की थी। इसका नामकरण सर्वप्रथम फार्मर एवं मुरे ने नामकरण किया था। ठीक है, फार्मर एवं मुरे ने नामकरण किया था। वीजमैन ने सबसे पहले खोज की थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल जैसे सरल जीवों में सामान्यतः किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल ये क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें सामान्यतः किस प्रकार के सेल डिवीजन पाए जाते हैं? इनमें सेल ऑर्गन्स या फिर सेल मेम्ब्रेन्स नहीं पाया जाता है, इसीलिए डायरेक्ट इनका न्यूक्लियस जो है विभाजित होता है और ये जो है असूत्री विभाजन इसमें पाया जाता है। ठीक है, असूत्री विभाजन इसमें पाया जाता है। असूत्री विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था के दौरान जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगती है, जब गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगती है, गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगती है तो वे किस आकार के दिखाई देते हैं? आपका ऑप्शन यहाँ पे है केवल वृत्ताकार या फिर VLJ या आई शेप या फिर जे आकार के या फिर डब्ल्यू आकार के। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब जो है एनाफेज में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं तो हमें या तो V आकार के दिखाई देते हैं या फिर L आकार के दिखाई देते हैं या फिर J आकार के या फिर I आकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, या फिर V आकार के, L आकार के, J आकार के या I आकार के दिखाई देते हैं। आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किएस्मेटा का निर्माण किस उप अवस्था में होता है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किएस्मेटा का निर्माण किस उप अवस्था में होता है? इसका आंसर है आपका आंसर नंबर सी, डिप्लोटिन अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जो समजात गुणसूत्र जो है एक दूसरे से अलग होने लगते हैं परंतु जिन स्थानों पर क्रॉसिंग हुआ रहता है, जिन स्थानों पे क्रॉसिंग हुआ रहता है, ठीक है, जिन स्थानों पे क्रॉसिंग हुआ रहता है वहां पे जो है एक्स शेप में ये उलझे हुए रहते हैं, एक्स शेप में उलझे हुए रहते हैं। इन एक्स आकार को क्या कहते हैं? किएस्मेटा कहते हैं। इस एक्स आकार को किएस्मेटा कहते हैं। ठीक है, जब जो है गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है उस स्थान पे गुणसूत्र जो है उलझे हुए रहते हैं जो कि एक्स आकार के होते हैं। इसी एक्स आकार को किएस्मेटा कहते हैं। आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सभी गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल मध्य में एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं? समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सभी गुणसूत्र एक पंक्ति में मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में जो है एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक पंक्ति में
व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, एक पंक्ति में ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगते हैं तथा ये जो है विपरीत ध्रुवों की ओर की ओर खींचने लगते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की किस उप अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की किस उप अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होने लगती है या फिर जीन विनिमय, इसी को बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होने लगता है। अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होने लगता है। कौन सी अवस्था है? पैकिटिन अवस्था में जो है समजात गुणसूत्र सिकुड़कर जो छोटे और मोटे आकार के हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र जो है छोटे और मोटे आकार के हो जाते हैं और मातृ और पितृ क्रोमेटिड्स जो है एक या अधिक स्थानों पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। एक या अधिक स्थानों पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ठीक है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसे जो है क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इसका आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी, वॉल्थर फ्लेमिंग ने जो है कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन नाम दिया। समसूत्री विभाजन नाम दिया। ठीक है, समसूत्री विभाजन नाम किन्होंने दिया? वॉल्थर फ्लेमिंग ने। इन्होंने 1882 में सरीसृप ट्रिट्यूरस मैस्कुलस में इस विभाजन की व्याख्या की और इसे समसूत्री विभाजन नाम दिया। ठीक है, और सर्वप्रथम सिद्धांत वैज्ञानिक नगेली द्वारा प्रस्तावित किया गया। ठीक है, वैज्ञानिक नकेली द्वारा प्रस्तावित किया गया। वॉल्थर फ्लेमिंग द्वारा समसूत्री विभाजन का नाम दिया गया 1882 में सरीसृप टिटूरस मैस्कुलस में। इन्होंने समसूत्री विभाजन की व्याख्या की। यहाँ पे हम देखते हैं आगे बेलार ने 1920 में इसका विस्तृत अध्ययन किया। बेलार ने 1920 में और फॉर्मर और मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।